कोई स्पाउस वीजा बंद कर रहा है, कोई पब्लिक प्राइवेट कॉलेज की डेट शिफ्ट कर रहा है आईआरसीसी, कभी एलएमआईए की ड्यूरेशन ये कम कर रहे हैं, कभी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स पे लिमिट लगा रहे हैं। तो इससे साफ साफ मतलब ये पता लग रहा है कि रिफ्यूजल्स भी हो सकते हैं, कम वीजाज मिलेंगे अगर आप इन वीजाज के लिए अप्लाई करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में सारे लेटेस्ट जो आईआरसीसी चेंजेस हुए हैं ना, बैक टू बैक बहुत से चेंजेस हुए हैं, कुछ अच्छे चेंजेस हुए हैं, कुछ बुरे चेंजेस हुए हैं, उसके रिलेटेड है। सो अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप आउटसाइड कनाडा हैं, दोनों केसेस में आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चेंजेस पे जंप करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी टाइप बता देती हूँ। आप सबको पता है, जो ऑलरेडी कनाडा में है, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे हाउसिंग की क्या बुरी हालत हो रखी है। अगर आप बाहर हैं कनाडा के, मैं आपको बता देती हूँ, घरों के प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो एक्सपेंसिव बहुत हो गया कनाडा। रेंट इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि लोगों की मॉर्गेज बढ़ गई है। जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी जॉब वगैरह लेने में, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाई, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिया था, और सारे स्टूडेंट्स एक एरिया टाइप में इकट्ठे हो गए थे। जैसे जीटीए में ज़्यादातर आते हैं, तो वहाँ पे जॉब्स की प्रॉब्लम होने लगी थी। तो बेसिकली ये काफ़ी चीज़ें जो थी, वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, एक एक प्रॉब्लम ने दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दिया, उसने तीसरी को दिया। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट पे भी, मैं बोलूँगी, और इलेक्शंस भी आने वाले हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो बैक टू बैक चेंजेस आ रहे हैं, और इसका अल्टीमेटली वो आम जनता है ना, वही सफ़र करती है इन चेंजेस में। तो असर तो हम आम लोगों पे ही पड़ेगा। तो वी आर होपिंग फॉर अ गुड रीज़न। चलो, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कि एटलीस्ट जो लोग यहाँ पे हैं, या फिर जो लोग आ चुके हैं, आने वाले हैं, उनके लिए अच्छे चेंजेस हों। सो पहले चेंज से स्टार्ट करते हैं। सो पहला चेंज है आईआरसीसी टू टारगेट अ रिडक्शन इन द टेम्पररी रेजिडेंट पॉपुलेशन ओवर द नेक्स्ट 3 years। सो इसका मतलब ये है कि जो आने वाले 3 साल हैं, इसमें जो टेम्पररी रेजिडेंट होते हैं, अब टेम्पररी रेजिडेंट कौन होते हैं? विजिटर वीजा पे जो लोग आते हैं, उनको टेम्पररी रेजिडेंट बोला जाता है। जो क्लोज्ड वर्क परमिट पे आते हैं, जिसको हम एलएमआईए भी बोलते हैं, उनको भी टेम्पररी रेजिडेंट बोला जाता है। जो स्टूडेंट बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे हो जाते हैं, मतलब ओपन वर्क परमिट पे हो जाते हैं, या पीजीडब्ल्यू पे, उनको भी टेम्परेरी रेजिडेंट बोला जाता है। जो भी टेम्परेरी रेजिडेंट है यहाँ पे, उनकी पॉपुलेशन को उन्होंने बोला उस नंबर को ये रिड्यूस करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो वो लोग 2.5 लाख इस टाइम पे जो टीआरवी पे हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा पे हैं, वो इस टाइम कनाडा में है करंटली 2.5 मिलियन। और ये कनाडा की पूरी पॉपुलेशन का 6.2% है, और इनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे साफ-साफ मतलब ये पता लग रहा है कि रिफ्यूज़ल्स भी हो सकते हैं, कम वीज़ाज़ मिलेंगे अगर आप इन वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करेंगे। तो फाइल आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब रिडक्शन की बात करें कि कितना रिड्यूस करना है। अभी इन्होंने हमें बताया कि ये 5% तक लेके आएँगे, 6.2% से, जो मैंने आपको बताया था, जो कि क्लोज टू 2 मिलियन हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं है, बट वी नेवर नो। अभी इन्होंने रिडक्शन का सिग्नल दिया है। यू नेवर नो, जितने इन्होंने चेंजेस किए हैं, कि आने वाले टाइम में ये और भी रिड्यूस कर दें। सो मेक श्योर आप जो भी आपने फाइल वगैरह लगानी है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करके, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ लगाएं। एसओपी जो लगती है आपकी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि रिफ्यूज़ल के चांसेस मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से इतना प्रेशर है। इस चेंज के बाद जो दूसरा चेंज है, वो थोड़ा गुड न्यूज़ की तरफ है। सो हम थोड़ा सा बैलेंस बना के चलते हैं। दूसरा इन्होंने चेंज बताया, मोर डोमेस्टिक ड्रॉज फॉर परमानेंट रेजिडेंट। इससे मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो वही बात आ गई टेम्परेरी रेजिडेंट्स वाली। टेम्परेरी रेजिडेंट ही होते हैं जो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो विजिटर वीजा पे हो गए, चाहे वो अपना वर्क परमिट पे हो गए, एलएमआईए पे हो गए, ओपन वर्क परमिट पे हो गए, पीजीडब्ल्यू पे हो गए, राइट? उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। अब उनको प्रेफ़रेंस कैसे दी जाएगी, कैसा प्रोग्राम होगा, ये अभी तो हम नहीं बोल सकते, मे बी कोई नया लॉन्च कर दें। बाकी जो एक्सिस्टिंग प्रोग्राम है, वो होता है जैसे सीईसी ड्रॉ हो गया, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे हैं, जिनको यहाँ पे एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो वो सीईसी ड्रॉ के अंडर अपनी फ़ाइल लगाते हैं। आपको अगर याद होगा, जब कोविड के टाइम पे इन्होंने एकदम से इतने बच्चों को यहाँ पे पीआर दी थी, वो 2020 का टाइम था। 26-27,000 एप्लीकेशंस को इन्होंने एकदम से पीआर के लिए इनवाइट भेजा था, और स्कोर गया था 75 सिर्फ। अभी जो 500 के पार जा रहा है, राइट? तो उस टाइम पे इतने लोगों को दिया था, तो वो उन्हीं लोगों को दिया था जो ऑलरेडी कनाडा में थे। सो सीईसी के ड्रॉ, इस चीज़ से हमें पता लगता है कि वो ज़्यादा ड्रॉ आ सकते हैं। ड्रॉ ज़्यादा आएँगे, यहाँ के लोगों को जो स्कोर है वो थोड़ा नीचे आएगा, जैसे-जैसे लोगों की पीआर आएगी। तो उन लोगों के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ मैं बोलूँगी, जो ऑलरेडी कनाडा में हैं,
तो टेम्परेरी रेजिडेंट पे वीज़ा पे हैं और डोमेस्टिक जो लोग हैं उनको ये प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, तो उनकी पीआर में काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। इस पॉइंट में थोड़ा-सा मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ कि मार्क मिलर ने इसके बारे में क्या कहा है। उन्होंने बोला है कि हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो मेनली हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स को हम पीआर दें और हम चाहते हैं कि जो प्रोविंसेस हैं वो भी इस चीज़ को रेप्लिकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ ऐसे निकालें जिसमें यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको पीआर मिले, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने साफ-साफ यहाँ पे बोला था अपनी स्टेटमेंट में कि वो कंट्री में रहते हैं, यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, तो देयर प्रेफरेंस इज़ टुवर्ड्स जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनको पीआर देने के लिए। And the next change is Canada announces changes to the temporary foreign worker program to better address the labor market needs. अभी ये साफ शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एलएमआईए की बात हो रही है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। तो एलएमआईए जो पहले होती थी वो कोविड के टाइम पे इन्होंने एक्सटेंड कर दी थी कि एलएमआईए अप्रूवल जो आपको मिलेगा वो 12 महीने तक वैलिड होगा, 12 मंथ वैलिडिटी होती थी। अब इन्होंने डिक्रीज करके उसको 6 मंथ वैलिडिटी पे कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 महीने के लिए जॉब कर सकते हैं या 12 महीने के लिए, ये सिर्फ एलएमआईए की वैलिडिटी है। जब आपको वैलिड एलएमआईए मिल जाती है, मान लीजिए 12 महीने की पहले मिलती थी, तो 12 महीने के अंदर-अंदर ही आपको अपना वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता था। अब वो टाइम है आपके पास 6 मंथ्स, वो एम्प्लॉयर के पास जब भी ये एलएमआईए अप्रूव होके आएगी, तो वो 6 मंथ्स का ही टाइम होगा, आपको जल्दी से जल्दी अपना वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। अप्रूवल तो जब आएगा चलो वो आएगा, अप्लाई करना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर। अगर एक्सपायर हो जाती है एलएमआई, अप्रूव होके आ गई लेकिन आपके पास पहुंची नहीं, आपने वर्क परमिट नहीं अप्लाई किया, तो आपको दोबारा से जो एम्प्लॉयर है उसको दोबारा से एलएमआई अप्रूव करानी पड़ेगी, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो अभी इन्होंने 6 महीने कर दिया है। और वर्क परमिट आपको अपनी एलएमआई की कैटेगरी के हिसाब से मिलता है कि हाई वेज कैटेगरी है या लो वेज कैटेगरी है, वो अप टू 3 ईयर्स होता है। 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, 3 साल का भी। दैट डिपेंड्स ऑन ईएसडीसी, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा। वो चेक करती है सारी चीज़ें और फिर बताती है कि आपका वर्क परमिट कितने का होगा, तो ये इन्होंने ड्यूरेशन भी डिक्रीज़ कर दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, नो मोर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट्स। नॉट फॉर एवरीवन बट स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी +2 के बाद यहाँ पे आते थे स्पाउस वीज़ा पे, उनको जो स्पाउस होता था उनका, उनको मिल जाता था ओपन वर्क परमिट। और ये चीज़ें जो हैं अभी इन्होंने बंद कर दी हैं। अभी सिर्फ वर्क परमिट उनको मिलेगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, थोड़े से प्रोग्राम हैं जिसमें बैचलर्स आप कर रहे हैं या फिर डेंटिस्ट्री डिग्री, कुछ हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, तब आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। लेकिन अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करता है, जो ज़्यादातर लोग करते थे, या फिर +2 के बाद कोई आ रहा है, उनके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये चेंजेस इसलिए हुए हैं, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एक तरह के ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस बहुत होने लगी थी, हमारे पंजाब वाली साइड से कह लो या फिर और भी बाकी प्रोविंसेस से, स्टेट से, कि ठीक है हम आप पे पैसे लगा देते हैं। लड़की पे पेरेंट्स जो थे लड़के के वो पैसे लगा देते थे, लड़की यहाँ आ जाती थी। फिर उसके बाद उसका ये होता था कि उसको लड़के को यहाँ बुलाना है। कई बार लड़की यहाँ आके फ़ोन भी नहीं उठाती थी और नहीं बुलाती थी, और ये चीज़ें इतनी हाइलाइट हुई कि भई इनको पता लग गया कि ये तो इन्होंने एक तरह से बिज़नेस ही बना लिया है। तो ऑब्वियसली ये जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है, ये चीज़ इतनी हाइलाइट हुई। और यही एक रीज़न नहीं है, और भी बहुत से रीज़न्स होंगे, बट आई थिंक सो दैट वाज़ द मेन रीज़न। अब इस चीज़ पे रोक लगी है बिल्कुल, क्योंकि अब +2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, दे कैन नॉट कॉल देयर स्पाउसेस ऑन ओपन वर्क परमिट टू कनाडा। तो मास्टर्स और पीएचडी वालों को ही अब ये स्पाउसल ओपन वर्क परमिट देंगे, तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है। इससे भी बहुत से ड्रीम शैटर हुए होंगे, बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ, +2 के बाद शादी करके आना इज़ नॉट एन एज टू बी ऑनेस्ट, है ना? तो उस हिसाब से, बट ये चीज़ थोड़ी-सी मुझे यहाँ पे गलत लगी कि जो लोग जेन्युइनली मास्टर्स करना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत बुरा हुआ ना। अब मान लीजिए कोई मास्टर्स नहीं करना चाहता, बैचलर के बाद यहाँ आ रहा है और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया है। 1 साल का वो डिप्लोमा करना चाहता है या 2 साल का डिप्लोमा करना चाहता है, तो फिर भी वो अपनी स्पाउस को नहीं बुला सकता। दैट्स वेयर आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। वही है कि चेंजेस हो गए हैं, अब सफ़र तो सबको करना पड़ेगा, प्रॉब्लम जहाँ से भी इनिशिएट हुई। सो नो लॉन्गर स्पाउस ओपन वर्क परमिट फॉर स्टूडेंट्स जो मास्टर्स नहीं कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेजर अपडेट है, पब्लिक प्राइवेट कॉलेज वाला अपडेट। ये कल ही आया 22 मार्च को। सो आपको अगर याद होगा, कुछ हफ्ते पहले इन्होंने आईआरसीसी ने अनाउंस किया था कि अगर आप पब्लिक प्राइवेट कॉलेज से स्टडी करते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर आपकी स्टडी स्टार्ट होती है 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स। तो बच्चों ने क्या किया, जो अभी वीज़ा लगा रहे थे, स्टडी वीज़ा या एनरोल कर रहे थे कॉलेजेस वगैरह में, तो उन्होंने जो पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में कर रहे थे, उन्होंने जल्दी की कि भई हम मई में चले जाते हैं कि एटलीस्ट सितंबर से ये स्टार्ट होगा। तो इन्होंने अब उसकी डेट चेंज करके 15 मई कर दी है।
तो अभी मैं बोलूँगी धोखा ही दे दिया आईआरसीसी ने, डेट बदल दी है। अब जो बच्चे अप्लाई कर रहे थे ऑलरेडी, जिनकी क्लासेस मई में स्टार्ट होंगी, 15 मई से अगर आपकी बाद में स्टार्ट हो रही है या फिर 15 मई को स्टार्ट हो रही है, यू विल नॉट बी एबल टू गेट पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी 15 मई से पहले ही क्लास स्टार्ट हो रही है, देन यू कैन स्टिल गेट द पीजीडब्ल्यूपी अगर आप अभी एनरोल कर रहे हैं कुछ दिनों में, बट ज़्यादातर जो सेशन है मई का वो तभी स्टार्ट होगा, राइट? मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में कभी आओ ही ना, पब्लिक कॉलेज में ही आओ, क्योंकि वहाँ पे पीजीडब्ल्यूपी गारंटीड होता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कभी भी पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में तो ना ही जाएं। अगर मान लीजिए फिर भी आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपने एनरोल कर लिया पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में और 15 के बाद आपकी एनरोलमेंट है, तो आपके पास पीजीडब्ल्यूपी की ऑप्शन नहीं है, आपके पास और वर्क परमिट लेने की ऑप्शन होगी, जो कि मैं बोलूँगी ईज़ी नहीं होते। पीजीडब्ल्यूपी काफ़ी ईज़ी होता है। बाकी वर्क परमिट जैसे एलएमआईए वगैरह आप ले सकते हैं, उसमें फिर बहुत ज़्यादा झंझट है। तो कोशिश यही करो कि चेंज करो, अपने पब्लिक कॉलेज में ही ट्राई करो, जिससे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल सके। सो गाइज़, ये तो थे सारे लेटेस्ट आईआरसीसी अपडेट। कोई स्पाउस वीज़ा बंद कर रहा है, कोई पब्लिक प्राइवेट कॉलेज की डेट शिफ्ट कर रहा है आईआरसीसी, कभी एलएमआईए की ड्यूरेशन ये कम कर रहे हैं, कभी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स पे लिमिट लगा रहे हैं। ये सारे चेंजेस जो हुए हैं, ये हमें एक तरफ की इशारा देते हैं कि भाई आने वाला टाइम थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होने वाला है, कंसिडरिंग यहाँ पे जो हालात हैं वो भी, और थोड़ा-सा इलेक्शन मैंने आपको बताया वो भी रीज़न हो जाते हैं। सारे चेंजेस इनको तब करने पड़ते हैं। अगर ये पहले से चेंजेस करते धीरे-धीरे करके, तो ना तो यहाँ के लोग सफ़र करते जो ऑलरेडी यहाँ पे थे, यहाँ वाले बच्चे ना सफ़र करते। टाइमली एक्शन लेते, जब हाउसिंग जब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था उस टाइम पे, इंटरेस्ट रेट इतना कम था, उसको इतना कम करने की ज़रूरत नहीं थी। या फिर जो बाकी ये फंडिंग देते हैं बाकी कंट्रीज़ को इतनी ज़्यादा, तो शायद ये एक्शन पहले लिए जाते तो ज़्यादा इसका आउटकम अच्छा आना था। अभी एकदम से सारे चेंजेस आ रहे हैं, आई डोंट नो इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, कैसे ही करेंगे। बट आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि आगे और भी चेंजेस हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट चेंजेस भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर यू नो व्हाट योर सिचुएशन इज़, और आप अपनी अगर पीआर अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से करें और अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइल बना के करें। सो आई होप दिस हेल्प्स। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कनाडा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा, यू कैन बुक वन-ऑन-वन कॉल विद मी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।